नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आप सभी दोस्तों। जीके स्ट्रांग करनी है तो आप हमसे जुड़ जाइए, इतना हमारा वादा है। यदि आप हमारे चैनल पर रोज 3 वीडियो देखते चलेंगे तो 1 महीने के अंदर आपकी जीके स्ट्रांग हो जाएगी। रोज आपको 100 क्वेश्चन का वीडियो मिलता है, 300 क्वेश्चन, 3 वीडियो 300 क्वेश्चन के, मतलब आपके महीने भर में 9,000 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो जरूर जुड़ जाइए। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। और ये पूरे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आ सकते हैं, तो इनको अच्छे से लगा लेना। पहला क्वेश्चन देखिए, किस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हरा दिया था? तो अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को जिस युद्ध में हराया था, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिख रहे हैं उसमें से सही आंसर हो जाएगा पानीपत का तीसरा युद्ध। इसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हरा दिया था। वह कौन सा चोल शासक था जो गंगा विजेता के नाम से प्रसिद्ध था? तो चोल शासक जिसको गंगा विजेता कहा जाता था, राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र चोल प्रथम को गंगा विजेता की उपाधि मिली है। ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र चोल को गंगा विजेता कहा जाता है। 1829 में भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को अपराध घोषित करते हुए इसे समाप्त कर दिया था? तो याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि सती प्रथा को किसने समाप्त किया। तो सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय जाता है लॉर्ड विलियम बेटिंग को। ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड विलियम बेटिंग ने सती प्रथा को समाप्त कर दिया, सती प्रथा खत्म कर दी। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपराध घोषित कर दिया था इसको। अगला क्वेश्चन है, हड़प नीति इनमें से किसके द्वारा लागू की गई थी? तो हड़प नीति लागू की गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। फूट डालो शासन करो की नीति, जिसको हड़प नीति भी बोलते हैं, लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डैश भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे के गोवालिया टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराया था? किसने फहराया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, इनका नाम भी एग्जाम में कई बार आता है, अरुणा आसफ अली। ये नाम आपने एग्जाम में देखा होगा। अरुणा आसफ अली ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराया था। हैदराबाद शहर के संस्थापक इनमें से कौन थे? हैदराबाद जो शहर बसा था, इनमें से उसकी स्थापना किसने की थी? तो हैदराबाद शहर के संस्थापक, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका निजाम उल मुल्क। ऑप्शन नंबर बी में निजाम उल मुल्क लिखा हुआ है, इन्होंने हैदराबाद शहर की स्थापना की थी, संस्थापक थे ये। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल का प्रसिद्ध दशावतार मंदिर कहां पर स्थित है? गुप्त काल का फेमस दशावतार मंदिर ये कहां पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दशावतार मंदिर जो आपका स्थित है, ये है आपका देवगढ़ में। ऑप्शन नंबर डी, देवगढ़ में है दशावतार मंदिर। और ये जो है उत्तर भारत का प्राचीनतम पंचायतन मंदिर कहलाता है। उत्तर भारत का प्राचीनतम पंचायतन मंदिर कहलाता है दशावतार मंदिर, देवगढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस तिथि को पारित किया था? तो लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो पारित हुआ था, वो तिथि थी आपकी 19 दिसंबर 1929। लाहौर अधिवेशन की तिथि क्या थी? 19 दिसंबर 1929। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे और 8 अन्य कांग्रेस नेता थे और इन्होंने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया था। किस वर्ष इन लोगों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया था? तो याद रखना, इन सभी ने मिलकर भारत के संविधान का जो प्रारूप तैयार किया था 1928 में कर लिया था। मोतीलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया था और साथ में 8 अन्य कांग्रेस नेता थे। टोटल 9 लोगों ने मिलकर भारतीय संविधान का प्रारूप 1928 में तैयार कर लिया था। मुगल दरबार के वृतांत किस भाषा में लिखे गए हैं? मुगल दरबार जो हैं आपके बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, इनके जो वृतांत हैं वह किस भाषा में लिखे गए हैं? तो इनके वृतांत लिखे गए हैं आपके फारसी भाषा में। ऑप्शन नंबर बी फारसी भाषा में इनके वृतांत लिखे गए हैं। दोस्तों क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं कितने शानदार क्वेश्चन हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और हमने स्पेशल आपके लिए सभी स्टूडेंट के लिए जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं 10,000 क्वेश्चन निकाले हैं छांट के जीके के। कितने क्वेश्चन? 10,000। आपको ये 10,000 क्वेश्चन एक साथ कहीं भी नहीं मिलेंगे यूट्यूब पर। ये 10,000 क्वेश्चन, इसकी पीडीएफ तैयार कर ली गई है। आंसर भी मिलेगा आपको, इसका क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी मिलेगा। 4 ऑप्शन वाले एमसीक्यू रहेंगे, मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। और ये 300 रुपए की पीडीएफ है, लेकिन हमारे चैनल से जो जुड़ा है, जो पहली बार वीडियो देख रहा है, उन सभी को ये 99 रुपए में मिलेगी। जो स्टार्टिंग के 1,000 बच्चे हैं उनको 99 रुपए में ये पीडीएफ दी जा रही है। 10,000 क्वेश्चन रहेंगे।
एमसीक्यू, जीके, जीएस बिल्कुल महा स्ट्रांग हो जाएगी आपकी। जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए, नीचे आपको नंबर शो हो रहा होगा, वीडियो पर शो होगा, उस पर आप संपर्क कर लेना। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से पेमेंट करके व्हाट्सएप पर आप ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। जिसको भी चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क जरूर कर लेना। बहुत शानदार जीके जीएस, बिल्कुल लल्लन टॉप क्वेश्चन आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। 10,000 क्वेश्चन यदि लगा लोगे तो। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 1938 और 1939 में किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था सुभाष चंद्र बोस जी को। 1938-1939 की बात है। सुभाष चंद्र बोस जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा के रचयिता कौन है? सारे जहां से अच्छा, इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं आपके अल्लामा मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन नंबर सी, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, या सिर्फ मोहम्मद इकबाल भी आए तो टिक कर देना। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने किस वर्ष चंपारण सत्याग्रह का आरंभ किया? याद रखना, जितने भी आंदोलन हुए हैं, चाहे आपका चंपारण सत्याग्रह हो, चाहे आपका दांडी मार्च हो, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन हो, उनके सन याद होना चाहिए। तो चंपारण सत्याग्रह जो है, इसका जो सन है वो है आपका 1917। ऑप्शन नंबर सी 1917 ये चंपारण सत्याग्रह का सन है, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी। टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुर कहां पर स्थित है? तो टेराकोटा मंदिरों के लिए बहुत फेमस है विष्णुपुर, और विष्णुपुर स्थित है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर बी, याद रखना, विष्णुपुर पूछा जाता है एग्जाम में, टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अकबरनामा किसने लिखी थी? अकबरनामा के रचयिता कौन थे? तो अकबरनामा के रचयिता थे आपके अबुल फजल। ऑप्शन नंबर सी, अबुल फजल अकबरनामा के रचयिता थे। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी काकोरी रेल लूट कांड में शामिल नहीं था? काकोरी रेल लूट कांड में शामिल नहीं था। तो 3 लोग तो बहुत फेमस है, आपको पता होगा, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां। भगत सिंह जी शामिल नहीं थे काकोरी रेल लूट कांड में। बाकी चंद्रशेखर आजाद जी, रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां ये शामिल थे। भगत सिंह जी शामिल नहीं थे। 1939 में कौन अखिल भारतीय राज्य लोक सम्मेलन के अध्यक्ष बने थे? तो अखिल भारतीय राज्य लोक सम्मेलन के अध्यक्ष जो बने थे, ये बने थे आपके जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू जी भारतीय राज्य लोक सम्मेलन के अध्यक्ष बने थे। निम्नलिखित में से कौन फ्रंटियर गांधी के नाम से बहुत ज्यादा जाना जाता है? कई बार आपने ये क्वेश्चन एग्जाम में देखा हुआ, सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी। तो सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान जी को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए, खान अब्दुल गफ्फार खान जी को फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। किस वर्ष सरोजिनी नायडू द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई? याद रखना, सरोजिनी नायडू जी एक ऐसी महिला हैं जो आजादी के पहले भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा रही थी। तो राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू जी 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने। ऑप्शन नंबर डी, 1925 में अध्यक्षा बनी थी कौन? सरोजिनी नायडू जी। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी जी द्वारा दीन बंधु की उपाधि किसको दी गई थी? महात्मा गांधी जी के द्वारा दीन बंधु की उपाधि किसको दी गई थी? तो याद रखिएगा, CF एंड्रयूज को महात्मा गांधी जी ने दीन बंधु की उपाधि दी थी। ऑप्शन नंबर ए, CF एंड्रयूज राइट आंसर हो जाएगा। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया है। ऑप्शन नंबर ए, भारत पर 17 बार आक्रमण किया है महमूद गजनी ने। भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख करने वाला आखिरी भारतीय वायसराय कौन था, जिसने भारत और पाकिस्तान दोनों की देखरेख करी हो? तो भारत और पाकिस्तान दोनों की देखरेख करने वाले स्वतंत्र आखिरी भारतीय वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत और पाकिस्तान दोनों राज्यों की आखिरी अंतिम देखरेख करी है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला आखिरी मौर्य शासक कौन था? पुष्यमित्र शुंग ने आखिरी ऐसा कौन सा मौर्य शासक था जिसको जो है मार दिया था? तो बृहदत्त को मारकर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। ऑप्शन नंबर ए, आखिरी मौर्य शासक था बृहदत्त और मौर्य वंश का पतन और शुंग वंश का उत्थान चालू हो गया था। गुरु नानक जी की जन्मस्थली जिसे आज ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है, पहले इसको क्या कहा जाता था? तो गुरु नानक जी की जन्मस्थली जिसको ननकाना साहिब बोलते हैं, पहले इसको राय भोई दी तलवंडी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए,
राय भोईदी तलवंडी। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार किस राजनीतिक अवसर पर और कब गाया गया था? तो वंदे मातरम को सबसे पहली बार जो गाया गया था, ये डेट याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वंदे मातरम को सबसे पहले कांग्रेस के अधिवेशन 1896 में गाया गया था। कांग्रेस के अधिवेशन 1896 में सबसे पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। पुस्तक हुमायूंनामा किसने लिखी थी? पुस्तक हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हुमायूंनामा लिखी गई थी गुलबदन बेगम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूंनामा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। पिकलीहल और उटनूर ये महत्वपूर्ण स्थान का कब से संबंधित हैं? कौन से ऐतिहासिक समय से संबंधित हैं पिकलीहल और उटनूर? तो याद रखना, पिकलीहल और उटनूर ये दोनों नवपाषाणीय स्थल हैं। ऑप्शन नंबर बी, नवपाषाण काल के स्थल हैं पिकलीहल और उटनूर। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। किस वंश की राजधानी दक्षिण भारत में नहीं थी? मतलब साउथ से संबंधित नहीं है। चोल, चेर, पाल या फिर पल्लव? तो याद रखना, चोल वंश बहुत फेमस था दक्षिण भारत का, चेर वंश भी और पल्लव वंश भी। पाल वंश ये जो है ये दक्षिण भारत में नहीं था। ऑप्शन नंबर सी, पाल वंश दक्षिण भारत का नहीं है। पल्लव वंश, चोल वंश और चेर वंश ये सभी हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर स्थित है? तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है ये आपका सासाराम बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य का एक उदाहरण है? बहुत फेमस मंदिर है जो कि ग्रेट चोलास ने बनवाया था। तो ऐरावतेश्वर मंदिर ये जो है ये चोल साम्राज्य का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी, ऐरावतेश्वर मंदिर। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर उल्लिखित सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो सत्यमेव जयते ये मुंडकोपनिषद या मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी, मुंडक उपनिषद या मुंडकोपनिषद। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। पाल राजवंश का संस्थापक इनमें से कौन था? जो पाल राजवंश था उसका संस्थापक कौन था? तो पाल राजवंश का संस्थापक था आपका गोपाल। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, गोपाल जो था ये पाल राजवंश का संस्थापक था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। जयपुर के हवा महल की बाहरी दीवारों पर कितनी खिड़कियां हैं? तो जयपुर का हवा महल बहुत फेमस है, आप सभी को पता होगा। आप में से हो सकता है कई लोग देखा भी हो, नहीं देखा होगा तो पिक्चर में जरूर देखा होगा इमेज हवा महल। हवा महल में टोटल 953 खिड़कियां बनी हैं। सोचो, समझ रहे हो 953 खिड़कियां कितनी होती हैं? 953 खिड़कियां बनी हैं जयपुर के हवा महल में। ऑप्शन नंबर डी। इब्राहिम लोधी दिल्ली का सुल्तान कब बना था? तो इब्राहिम लोधी जो दिल्ली का सुल्तान बना था ये बना था 1517 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए, 1517 ईस्वी में इब्राहिम लोधी जो था ये दिल्ली का सुल्तान बना था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। गुरु पर्व सिख समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र त्योहार है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इसे निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है? गुरु पर्व, तो गुरु पर्व को मनाया जाता है हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक मास में। ऑप्शन नंबर सी, कार्तिक के महीने में मनाया जाता है गुरु पर्व। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ब्रिटिश राज से सीधे नियंत्रण में आ गया था? तो आप सभी को याद होगा 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति के एक साल बाद जब खत्म हुई थी ग्वालियर में, उसके बाद जो है 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी से हटके सीधे ब्रिटिश का कब्जा हो गया था भारत के ऊपर। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। किस राज्य में पोडोंग बौद्ध मठ स्थित है? तो फोडोंग बौद्ध मठ ये बहुत फेमस है और ये सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सिक्किम राज्य राइट आंसर है। संस्थापक और उनके द्वारा स्थापित सामाजिक धार्मिक संगठन के लिए उचित मिलान वाले विकल्प को पहचानिए। तो यहां पर आपका केवल एक सही है। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। याद रखना, स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। केवल एक सही है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा।
किस वर्ष लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का आदेश दिया था? तो जो लॉर्ड कर्जन है उन्होंने बंगाल विभाजन का जो आदेश दिया था, यह दिया था आपका सन था 1905। ऑप्शन नंबर ए, 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का आदेश दिया था। भारत में राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत के अंदर राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है मोहनदास करमचंद्र गांधी जी को। ऑप्शन नंबर ए, मोहनदास करमचंद्र गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है भारत के अंदर। भारत के किस भाग में जैन धर्म के दीलवाड़ा मंदिर स्थित हैं? तो भारत में जैन धर्म के जो दीलवाड़ा मंदिर स्थित हैं, ये स्थित हैं आपके माउंट आबू में। ऑप्शन नंबर ए, माउंट आबू में जैन धर्म के दीलवाड़ा मंदिर स्थित है भारत के अंदर। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। शुजाउद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो शुजाउद्दौला और शाह आलम इन लोगों ने इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। आपको सीधे आ सकता है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में। किस किस के बीच हुई थी? तो शुजाउद्दौला, शाह आलम और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। ऑप्शन नंबर सी 1765 राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद की संधि के लिए। वायसराय की कार्यकारी परिसर में निम्नलिखित सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो वायसराय की कार्यकारी परिसर की जो परिसर था, सम्मिलित होने वाले सबसे पहले भारतीय थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ऑप्शन नंबर डी, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? बताइए। बौद्ध धर्म की बहुत फेमस पवित्र पुस्तक, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं त्रिपिटक, ये बौद्ध धर्म की बहुत फेमस और पवित्र पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ए, त्रिपिटक प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो जो अमृतसर की संधि हुई थी, इससे पहले अभी हमने इलाहाबाद की संधि पढ़ी थी, और अमृतसर की संधि हुई थी 1809 में। ऑप्शन नंबर बी, 1809 में अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष में की गई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की गई थी, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर सी 1921 राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता के लिए। मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? दूसरे नंबर का एंग्लो मैसूर युद्ध, तो दूसरे नंबर का एंग्लो मैसूर युद्ध लड़ा गया था 1780 से 1784 के बीच में। ऑप्शन नंबर ए, 1780 से 1784, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। टीपू सुल्तान के शासनकाल में उनके राज्य मैसूर की राजधानी क्या थी? तो टीपू सुल्तान के शासनकाल में उनके राज्य मैसूर की जो राजधानी थी वो थी श्रीरंगपट्टनम। ऑप्शन नंबर डी, श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर राज्य की राजधानी थी। दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारे किसने दिए थे? तो दिल्ली चलो का नारा और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा सुभाष चंद्र बोस जी का था। ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस जी ने ये नारे दिए थे। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जगह आप मुगल सम्राट हुमायूं के पुस्तकालय को देखने के लिए जाएंगे? मुगल सम्राट हुमायूं का पुस्तकालय इनमें से किस जगह पर था? तो हुमायूं का जो पुस्तकालय था ये आपका था नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में हुमायूं का पुस्तकालय था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है? सिंधु नदी के किनारे पर नहीं था। तो सिंधु नदी के किनारे पर देखो कोट डीजी भी है, मोहनजोदाड़ो भी है और चन्हूदड़ो भी है। रोपड़ सिंधु नदी के तट पर नहीं है, और ये सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण जगह है रोपड़। ऑप्शन नंबर सी। किसने वर्धा योजना या बुनियादी शिक्षा को प्रस्तावित किया था? तो वर्धा योजना या बुनियादी शिक्षा, इसको प्रस्तावित करने का श्रेय जाता है महात्मा गांधी जी को। ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा या वर्धा योजना को प्रस्तावित किया था। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अकबर के शासनकाल में किस पुस्तक का अनुवाद द रज़्मनामा मतलब युद्ध की पुस्तक के रूप में किया गया था? तो रज़्मनामा जो है ये महाभारत का फारसी अनुवाद है। महाभारत का फारसी अनुवाद है रज़्मनामा। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी द्वारा 1930 में की गई थी? तो महात्मा गांधी जी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया था। क्या किया था?
सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। भारत सरकार ने 1948 में ऑपरेशन पोलो कोड नेम के तहत डैश को अपने अधिकार में ले लिया था। तो 1948 में भारत सरकार ने ऑपरेशन पोलो चालू किया था और ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को अपने अधिकार में ले लिया था। ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारत के राजाओं की प्रशंसा में रचित शिलालेखों को डैश के रूप में जाना जाता है। तो जो शिलालेख बने हैं प्राचीन भाषाओं के, प्राचीन राजाओं के बारे में, उसको प्रशस्ति कहा जाता है, जैसे प्रयाग प्रशस्ति। ऑप्शन नंबर यहां पर डी प्रशस्ति कहा जाता है जो शिलालेख गुदवाए हैं। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना, इन दोनों के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी गोपाल कृष्ण गोखले जी राइट आंसर है। भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का नेतृत्व इनमें से किसने किया था? तो पिछड़ा वर्ग आयोग जो बना था सबसे पहला, उसका नेतृत्व किया था काका कालेलकर जी ने। ऑप्शन नंबर सी काका कालेलकर जी ने पिछड़ा वर्ग आयोग का नेतृत्व किया था, सबसे पहले वाले का। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो रामकृष्ण मिशन इसके संस्थापक थे आपके स्वामी विवेकानंद जी। ऑप्शन नंबर सी स्वामी विवेकानंद जी राइट आंसर है। बाबर ने वर्ष 1528 में चंदेरी में निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? तो बाबर ने चंदेरी के युद्ध में पराजित किया था। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिख रहे हैं 1528 की बात हो रही है, मेदिनी राय, ऑप्शन नंबर बी मेदिनी राय को पराजित किया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, चंदेरी के युद्ध में। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक था? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे आपके राम मनोहर लोहिया जी। ऑप्शन नंबर यहां पर राम मनोहर लोहिया जी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद, जिसको आप प्रयागराज बोलते हैं, कि एक नेता थे? तो प्रयागराज या इलाहाबाद के एक नेता 1857 के विद्रोह में मौलवी लियाकत अली जी थे। ऑप्शन नंबर ए मौलवी लियाकत अली जी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कुल कितने वेदांग हैं? वेदांगों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा वेदांग जो हैं वो हैं आपके 6। ऑप्शन नंबर बी वेदांगों की संख्या है 6। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। किस वर्ष पानीपत के युद्ध में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया था? तो पानीपत का जो युद्ध हुआ था ये आपका हुआ था कब? 1526 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था। इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला आखिरी मौर्य शासक कौन था? तो थोड़ी देर पहले आपको एक क्वेश्चन आया था, बृहदत्त था। ऑप्शन नंबर ए बृहदत्त पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारे जाने वाला आखिरी मौर्य शासक। सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग जेम्स प्रथम के आधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे? तो सर थॉमस रो ये आए थे जहांगीर के दरबार में। ऑप्शन नंबर डी जहांगीर के दरबार में आए थे सर थॉमस रो। विजयनगर की राजधानी प्राचीन शहर हम्पी के खंडहर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित हैं? तो हम्पी के खंडहर ये आपके कर्नाटक में पड़ते हैं। विजयनगर की राजधानी थी हम्पी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। कोलथुनाडु, वल्लुवनाड और थेक्कूमारुक भारत के किस राज्य के प्राचीन काल के अल्पकालिक राज्य थे? तो ये सभी जो थे ये आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि ये साउथ के थे, और साउथ में थे ये केरल के प्राचीन काल के अल्पकालिक राज्य थे। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और नारीवादी सावित्रीबाई फुले भारत के निम्नलिखित किस राज्य से हैं? तो सावित्रीबाई फुले जी बहुत फेमस, इनको जानते होंगे आप लोग। ये हैं आपके महाराष्ट्र राज्य से। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र राज्य राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का आखिरी शासक था? तो नंद वंश का आखिरी शासक था धनानंद। ऑप्शन नंबर बी धनानंद ये नंद वंश का आखिरी शासक था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो अजातशत्रु हर्यक वंश का था और अजातशत्रु ये बिंबिसार का पुत्र था। ऑप्शन नंबर सी बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे पहले द लेडी विलिंगटन पार्क के रूप में जाना जाता था?
तो इस पार्क के रूप में पहले जाना जाता था, आपका राइट आंसर हो जाएगा लोधी गार्डन्स को पहले बोला जाता था लेडी विलिंगटन पार्क। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, लोधी गार्डन का ये पुराना नाम था। तीर्थयात्रियों के राजकुमार के रूप में प्रतिष्ठित हेन सांग ने सम्राट डैश के शासनकाल में भारत का दौरा किया। तो तीर्थयात्रियों का राजकुमार बोला जाता है हेन सांग को, और हेन सांग ये आया था हर्ष के दरबार में। ऑप्शन नंबर डी, सम्राट हर्ष के दरबार में हेन सांग आया था। गुप्त शासकों ने डैश के नाम का जुर्माना लगाया, जो हल रखने वाले प्रत्येक कृषक द्वारा भुगतान किया जाने वाला एक कर था, हल कर था। जिसके पास हल है उसको ये कर देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। तो हलिव कर नाम का एक टैक्स लगाया था गुप्त शासकों ने, जिसके पास भी हल था उसको ये कर देना पड़ता था, हलिव कर नाम का टैक्स। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के अंतिम स्वीकृत सम्राट कौन है? तो गुप्त वंश के आखिरी स्वीकृत सम्राट यदि आप देखेंगे तो विष्णुगुप्त जी गुप्त वंश के आखिरी स्वीकृत सम्राट हैं। अगला क्वेश्चन है कि हर्यक वंश से मगध के पहले शासक कौन थे? तो हर्यक वंश के मगध के पहले शासक, ऑप्शन नंबर ए ही यहां पर सही आंसर है, बिंबिसार। ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार राइट आंसर है। गुजरात में डैश झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासनकाल के दौरान बनाई गई थी। तो मौर्य के समय जो झील बनाई गई थी वो थी आपकी सुदर्शन झील। ऑप्शन नंबर डी, सुदर्शन झील को मौर्य शासकों ने बनवाया था। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जो उनके दरबारी कवि डैश द्वारा संस्कृत में रचित है। हर्षचरित्र को किसने लिखा है? मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, कमेंट करके बताना। पहला ऑप्शन है बाणभट्ट और दूसरा ऑप्शन है डांडी। दोनों में से किसके द्वारा हर्षचरित्र लिखी गई है? कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताना है। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। रोज दोपहर के 12 बजे, शाम को 6 बजे और सुबह 6 बजे 3 वीडियो मिलेंगे। 300 क्वेश्चन रोज करो, महीने भर में आपकी जीके स्ट्रांग हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत।